चलिए देखिए, हिंदी का आज 30 प्रश्न लिया गया आपको। 30 प्रश्न हिंदी में से है। सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है। जितना भी क्वेश्चन को गैस किया गया है वो सब गैस किया हुआ प्रश्न जो है वह सब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका यह है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो आप ये कहानी देखे होंगे, ये साइड क्यों हो रहा, मिनट। तो पहला क्वेश्चन है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा है। तो ये प्रश्नों का उत्तर के लिए हम लोग करा, बहादुर के लेखक के घर पर आने से उत्साह का वातावरण हो गया। जैसा ही बहादुर लेखक के घर पहुंचा था तो उसका जो घर था कैसा वातावरण में हो गया, उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। उत्साह मतलब खुशियों का माहौल बन गया। इसलिए इसको बहादुर को आने से वह अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया था। बहादुर जो था हंसमुख स्वभाव से और साथ साथ में मेहनत के बल पर वो पूरे परिवार को क्या किया, दिल को जीत लिया था। लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों का आदत बिगड़ते गया। धीरे धीरे क्या होते लगा कि घर के लोगों की आदत क्या होने लगा, बिगड़ने लगा। घर के सभी लोग आलसी होने लगे। पहले जितना अपने से काम करते थे, अब जो भी हल्का फल्का काम होता वो नौकर से ही करा लेता, अर्थात बहादुर से ही करा लिया करता सबकी। नहीं बहादुर ये काम कर दो, पानी पिलाना तो बहादुर पानी लेके चलाओ। मतलब इतना लोग वहां आलसी होना शुरू कर दिए कि हर काम किसको करना पड़ता था, बहादुर को करना पड़ता था। बहादुर जब तक घर था तब तक घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। जब तक बहादुर घर में था तब तक खुशियों के क्या था, माहौल छाया हुआ था। लेकिन जैसा ही बहादुर जाता है तो घर में जैसे खुशियों का जो माहौल था धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये प्रश्न पहला था आपको कि बहादुर के आने से लेखक के घर परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा था। दूसरा प्रश्न है, सेन साहब खोखा में कैसे संभावनाएं देखते हैं। सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं। तो देखिए, सेन साहब के एक बेटा था, ठीक है, सेन साहब के एक बेटा, खोखा का मतलब होता है बेटा। तो सेन साहब के एक बेटा था और अपनी बेटे से कैसे संभावनाएं वो देखते थे सेन साहब। तो सेन दंपति को खोखे में इंजीनियर बनने का संभावनाएं दिखाई देता था। मतलब सेन साहब को अपने बेटे में इंजीनियर बनने की संभावना दिखाई देता था। सेन साहब को अपने नस्ल खून पर बहुत गुमान था। सेन साहब को अपने नस्ल, जिस नस्ल के थे और अपने आप पे या अपने खून पे काफी गुमान करते थे। सेन साहब की सोच थी कि कारखानों की बड्ढी मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके हाथ आकर के 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक पीट करेगा तो खोखा की अंगुलियां आज से ही औजार से वाकिफ हो जाएगी या वाकिफ रहेगी। मतलब ये चाहते थे
सेन साहब चाहते थे कि कोई भी जैसे कारखाना का जो मिस्त्री होता है, या मान लीजिए जिस टाइप में हम जिस लेवल का इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसके मिस्त्री को हम 2-3 घंटा घर में बुला लेंगे और अभी से उस बच्चे को ट्रेनिंग देने लगेगा, तो इनका जो हाथ का जो अंगुली है पूरी तरीका से औजार से वाकिफ हो जाएगा, अच्छे तरीका से बनाना सीख जाएगा। ये सेन साहेब चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, तीसरा नंबर, कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना। ठीक है, क्वेश्चन यहां से यहां चला है। कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। बोला कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर रहा है तो किन किन बातों को होना बहुत जरूरी है। तो बोला कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित समाज का आवश्यकता माना, मतलब आवश्यक माना। देखो, स्वतंत्रता जरूरी है, समानता जरूरी है और बंधुत्व मतलब भाईचारा जो ऐसे लोगों में क्या है, जरूरी है, तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। ऐसे समाज में सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए, मतलब ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सबके, चाहे गरीब हो, अमीर हो, रूलर हो, किसी प्रकार के भी लोग हो, सबका क्या होना चाहिए, रक्षा होना चाहिए। उनका ख्याल है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। सच्चे लोकतंत्र के तभी संभव है जिस प्रकार दूध और पानी का भाईचारा होता है, मतलब दूध में यदि पानी मिला दिया जाए तो पता नहीं चलता है कि दूध कौन है और पानी कौन है। उसी प्रकार भारत में रहने वाले लोगों को भी उतना ही भाईचारा होना चाहिए, उतना ही प्रेम होना चाहिए। मतलब हम रह रहे हैं तो कौन जाति से है, कौन धर्म से है, ये पहचानना दूसरों के लिए काफी क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। ऐसे जब हो जाएगा हमारी समाज, तब जाकर के सच्चे लोकतंत्र की क्या होगी, स्थापना होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कह रहा है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकता है। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकता है। तो लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकता है, गांवों में हो सकता है। भारत गांवों का देश है। भारत किस प्रकार का देश है, तो गांव का ही देश है। भारत किसानों का देश है। गांव का देश तो है ही है, लेकिन भारत में ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं, इसलिए बोला गया भारत किसानों का देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की जो आत्मा होती है वो कहां बसती है, गांव में बसती है। इसलिए सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही हो सकते हैं। अगला है, मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था। मछली को छूने से संतु जो है क्यों हिचक रहा था। संतु अभी अबोध है। संतु जो है सभी क्या है, अबोध है। उसे नहीं मालूम कि मछलियां काटती नहीं है। मतलब जो संतु जो था बहुत चीज बातें से अनभिज्ञ था, नहीं जानता था कि मछली क्या होती है या और पंछी कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, कौन काटते हैं कौन नहीं काटते हैं, ये बात नहीं जानता था। उसे मालूम नहीं थी कि मछलियां नहीं काटती है, इसलिए वह मछलियों के छूने से हिचक रहा था। संतु को नहीं पता था कि मछली काटती है कि नहीं काटती है, इसलिए जब वो छू रहा था सोचा कि काट लेगा, इसीलिए उसको क्या आ रही थी, हिचकी आ रही थी, हिचक रहा था। बड़े भाई को समझाने पर वह एक बार छूता है। बड़े भाई समझाता है कि देखो मछली उछली काटता नहीं है, सही ही डराता है। तो कहने पर क्या हुआ, एक बार उसे छुआ था, लेकिन झट से अपने अंगुलियां हटा लेता है। जैसे ही मछली कूदती है फड़फड़ा के तो तुरंत क्या करता है, अंगुलियां को हटा लेता है। संतु के मन में अभी भी डर बना हुआ है कि मछलियां काटती है। छठा नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो लखनऊ और रामपुर दोनों से बिरजू महाराज के अभिन्न संबंध था। लखनऊ बिरजू महाराज की जन्मस्थली है। देखिए लखनऊ जो है बिरजू महाराज के कौन सा स्थल है, जन्म स्थल।
जबकि रामपुर उनकी बहन की जन्मस्थल है। रामपुर में उनकी बहन का जन्मस्थल है और लखनऊ में बिरजू महाराज की जन्मस्थल है। बिरजू महाराज हमेशा रामपुर में नृत्य प्रस्तुत के लिए जाते थे। बिरजू महाराज जो है रामपुर हमेशा, जहां बहन का जन्मस्थल है, वह हमेशा किसके लिए? नृत्य के लिए जाया करते थे। तो यहाँ बिरजू महाराज के बारे में लिखना है। तो इस टाइप बिरजू महाराज से तो प्रश्न हमेशा पूछ ही रहा है। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा लेते थे? तो बिरजू महाराज देखिए क्या क्या, सितारा बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, तबला बजाते थे और सरोद आदि चीज ये सब बजा लेते थे बिरजू महाराज। ये सब वाद्य यंत्र है, मतलब बजाने वाले चीज है, तो ये सब बिरजू महाराज बजा लेते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर पे, करा गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर, मतलब बाहर से आकर, ठीक है, बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया था। बाद में उन्हें कनौजा पर कब्जा कर लिया था। देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है कि ये जैसे बाहर से आया था, 8वीं सदी में आया था। कैवीं सदी में? 8वीं सदी में आया बाहर से। गुर्जर प्रतिहार जो बाहर से आया, भारत के बाहर से आया और आकर के 8वीं सदी में शुरू में सबसे पहले अवंती प्रदेश में अपना क्या किया? शासन स्थापित किया अवंती में, और फिर वहां के बाद उन्हें कहा? कनौजा पर कब्जा कर लिया। 9वां प्रश्न है, कहता है कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? तो कहता है कि मां अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन में कांप जाती थी। मां जो है अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन क्या होती थी? कांप जाती थी। वहां अस्पताल को जानवरों को गौशाला के रूप में समझती थी। वह जानती थी कि अस्पताल जो है एक गौशाले का रूप है। मंगू जन्म से ही पगली थी। मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। वह बिस्तर पर ही पैखाना पेशाब आदि कर देती थी। मां को विश्वास था कि अस्पताल के डॉक्टर और नर्स आदि सभी अपना कोरम ही पूरा करेंगे। बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा? मां के मन में इसी प्रकार का सवाल उठते थे। इसी कारण से मां जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। और मां जानती थी कि अगर मां एक बेटी को सेवा नहीं कर सकती है तो नर्स और डॉक्टर या अस्पताल वाले क्या कर सकेंगे। यही बात समझ करके कभी भी अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। 10वां में, बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ था? बहादुर जब घर छोड़ करके चला गया, मतलब जहां लेखक के घर छोड़कर चल गया, तो निर्मला के क्या अफसोस होने लगा था? तो कहता है बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इस बात का अफसोस हुआ कि बहादुर चोर नहीं था। निर्मला को किस बात के लेकर अफसोस हुआ? कि बहादुर जैसे चोर नहीं था, उस पे चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था। बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था। आरोप लगाने पर निर्मला ने बहादुर को बहुत ही भला बुरा कही थी। जब चोरी का आरोप लगाया था तो उसे भला और बुरा बहुत कहा था। बहादुर निर्मला की सेवा बहुत ही दिल से करता था। निर्मला की सेवा जो है बहुत दिल से करता था। कौन? बहादुर। तो इसी बात का निर्मला के क्या था? बहादुर के जाने का अफसोस था। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? लेखक जो है नया सिकंदर किसे कहता है? तो जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से है। कहता है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा था? तो जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से है, उसे ही लेखक अपना नया सिकंदर कहते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक से, सांस्कृतिक से, प्राकृतिक से, राजनीतिक से, सब चीज से अनभिज्ञ, सब चीज से एकदम जानता है, जानकार है, उसी को लेखक क्या बोला? नया सिकंदर। नगरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी?
जो नगर लिपि है, जिसे बोलते हैं देवनागरी लिपि, कहता है 8वीं से लेकर 11वीं सदी में हमें देवनागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी, मतलब बोल सकते हैं स्वदेशी लिपि, आज के भाषा में कि स्वदेशी लिपि थी। नगरी लिपि जो थी वो एक स्वदेशी लिपि थी। देश भर में नगरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। अतः इस नगरी लिपि का उदय के साथ साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक नया युग का शुरुआत हुआ। जैसा ही लिपि का शुरुआत हुआ तो एक नया भारत की इतिहास एक नई संस्कृति के साथ उभर करके आगे आया था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर नगरी लिपि या देवनागरी लिपि से प्रश्न इसमें पूछता है। हम लोग जो हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी में ही लिखते हैं। हम लोग एग्जाम में भी देने जाएंगे तो लिपि पूछता हमसे, तो ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ है। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? सीता जो थी अपने घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? तो सीता के पति मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। जैसे ही सीता के पति मरा तो घर की स्थिति क्या हो गया? दयनीय हो गई। बेटों में आपसी भेदभाव उत्पन्न हो गया, और जो बेटा था उनका, उसके बेटे के बीच क्या हुआ? भेदभाव उत्पन्न हो गया। वे केवल अपनी पत्नी और संतानों ही में ही सिमटते गए। मतलब जो उनको बेटा था, अपना पत्नी और अपने उनके संतान बेटा बेटी जो था उसी में सिमटते चल गया। बहुओं की कड़वी बातें सीता को चुभती रही। मतलब कड़वी बातें जैसे तैसे अगर बोल देती बहू तो ये बात जो है सीता को हमेशा चुभते रहती। सीता अपने ही संतान से दूर होती जा रही थी, और देखी कि जो है सीता जो अपने बेटा से, अपने परिवार से ही काफी दूर होते चला जा रहा था। वह अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। जो सीता थी अपना मन की बात किसी से कह तक भी नहीं सकती थी। यही कारण है कि सीता अपने ही घरों में क्या करती थी? घुटन महसूस करती थी कि अपने घर के ही बात जो है या अपने मन के बात घरों में किसी से बता नहीं सकती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर पे कि मंगमा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई? मंगमा जो है अपने बेटे और बहू से क्यों अलग हो गई? मंगमा की बहू नंजम्मा, देखिए मंगमा जो है अपने बेटा और बहू से क्यों अलग हो गया? तो मंगमा की बहू नजमा, मंगमा की बहू कौन थी? नंजम्मा। तो नंजम्मा अपने बेटे के किसी बात को पर खूब पीटा था। कोई बात हो गया था जिसके वजह से अपने बेटे को नजमा जो है खूब क्या किया? पिटाई किया। मंगम्मा को मना करने पर बहू ने मंगमा को ही भला बुरा कहने लगी। जैसे मान ले जाए कि ये मना करने लगी मंगमा कि देखो उसको क्यों, बच्चा के क्यों मार रहे हो, तो उसकी बहू जो थी मंगमा को ही सुनाने लगी। मंगमा ने अपना निर्णय करने को कहा तो बेटे ने अपनी पत्नी के पक्ष ले लिया। तब बोला कि देखो तुम्हारी पत्नी इस प्रकार से कह रहा है, तो बोला कि, तो बेटा को सोचा, तो बेटा जो था अपनी माँ के पक्ष के नहीं बजा, अपने पत्नी को ही पक्ष ले लिया। बेटा बोला अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं तो वह बेसहारा हो जाएगा। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल और पैसे हैं, तुम कहीं पर गुजर बसर कर लोगी। मंगमा ने अपने बेटे को इरा पढ़ लिया, मतलब ये जो इशारा था उसके अंदर मन का जो भावना था वो पढ़ लिया। वो अपने बेटे और बहू से अलग हो गया। सबसे पहले बोला कि मंगमा अपने बेटे और बहू से क्यों अलग हो गया था, तो एक छोटे बच्चे की लड़ाई हुआ था जिसके बीच क्या हुआ कि बोला कि बताओ बेटा, देखो ऐसे तुम्हारी पत्नी से बोलती है, तो बेटा भी बोलने लगा देखो माँ कि तो अकेले रह जाएगी, इसका कोई सहारा भी नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, गाय है, भैंस है, सब चीज़ है, तो दूध बेच करके, दही बेच करके किसी प्रकार कहीं जा करके ज़िंदगी गुजर बसर कर लेगी, लेकिन ये तो अकेले हो जाएगी। तो ये बात उसकी माँ समझ गई थी कि देखो ये हमारे हाथों से निकल गया है, इसलिए जो मंगमा जो है अलग रहना शुरू कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, और आज के आधा प्रश्न पे हम लोग आए हैं कि डुमरांव की महत्व किस कारण से है? डुमरांव का महत्व किस कारण से है? भारत रत्न से सम्मानित सहनाई वादक जिसको बोलते हैं बिस्मिल्लाह खां, सहनाई वादक बजाने वाला कौन? बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था।
डुमरांव का संबंध किससे है, डुमरांव का महत्व किससे है? तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति शहनाई वादक जो है, यह शहनाई वादक जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खां, उसके जन्म स्थान से है। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के पूरक हैं। डुमरांव का महत्व इसी कारण से जाना जाता है, बिस्मिल्लाह खां के नाम से डुमरांव का महत्व जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बहादुर का बहादुर जो है कहानी का नायक है, बहादुर जो है से कहानी का नायक है, जिसकी उम्र 13-14 साल के है। और बहादुर का उम्र कितना था? 13 से 14 साल का। ठिगना कद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपने मां के मार के कारण नेपाल से भागकर नौकरी करता था। ठीक है, उसकी मां जो है बहादुर को बहुत मार दिया था, मां के मार के वजह से वह दूसरे जगह करके नौकरी करता था। अपने काम में चुस्त और दुरुस्त रहता था, वह फुर्तीला है, मार खाकर दुखी तो होता था किंतु फिर भी उसे भूल करके काम पर लग जाया करता था। कभी कभी जिससे कि यहाँ काम करता था उसे मार पीट भी देता था, लेकिन उस सभी बातों को भूल करके क्या करने लगता था? फिर से काम करने लगता था मन से। उसने मानवीय भावनाएं है, मालकिन निर्मला की सेहत का ख्याल रखता था, और जो मालकिन थी निर्मला उसकी काफी सेहत का ख्याल भी बहादुर रखा करता था। वह अपने में और अपने आप में वह क्या रहता था? खुश रहता था। रात में सोने से पहले धीरे धीरे गीत गुनगुनाता था। पहले रात के जब सोता था तो धीरे धीरे क्या करता था? गुनगुनाता था, गीत उद्गाते रहता था। सबसे बड़ी बात बहादुर ईमानदार था, लेकिन सबसे बड़ा बात यह देखा गया कि बहादुर जो है वो बहुत ही ईमानदार था। जब उस पे चोरी का झूठा आरोप लगाया तो वह सहन नहीं कर पाता था और काम छोड़ करके चल जाता है। जब उस पे झूठा चोरी का इंजाम लग गया तो सहन नहीं कर पाता है और वहां से क्या करता है? चल जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, प्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, तो बोला कि हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2, हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 में संकलित नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत शीर्षक कहानी से प्रस्तुत लिया गया। ये जो बात है वो कहां से? 20 के दांत से लिया गया है। साहब द्वारा गिरधारी को सीख और चेतावनी देना था। सेन साहब द्वारा गिरधारी को सीख और क्या? चेतावनी देना था। सेन साहब कहते हैं कि जो लड़के बड़ों का सम्मान नहीं करता, उनका कहना नहीं मानते, वह बुरी हरकतें करते हैं। बोला कि जो लड़के बड़े को सम्मान नहीं करता, उसका कहना नहीं मानता, बुरी हरकतें करता और माना करने पर मार पीट पर उतर जाता, वैसे आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते। ये 20 के दांत में ये कहानी का वर्णन मिलता है, जो लिखा गया किसके द्वारा? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। ये गोधोली भाग 2 के शब्द लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया कि जनता की बुटकी टेढ़ी होने पर क्या होगी? मतलब बोल सकते हैं कि जैसे जनता की जो मन होता है, जो भावना होता है, यदि टेढ़ी हो जाए तो क्या होता है? तो जनता की भावना टेढ़ी होने पर क्रांति होती है और राज्यों की सत्ता बदल जाती है। 19 नंबर वाले प्रश्न आ गया। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि हमारी नींद कविता क्या क्या संदेश है? हमारी नींद कविता क्या संदेश देना चाहती है? हमारी नींद कविता का संदेश है संघर्ष ही जीवन है। ये कविता क्या देती है कि संघर्ष जो इसे क्या है? जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। ये कहाँ हमें पढ़ना रहता है? हमारी नींद वाली कविता में। आगे है, बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त माना था? तो बड़े अस्पताल के डॉक्टरों ने पपाती को कौन से रोग माना था?
मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त माना था, मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त माना था। देवनागरिक में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मराठी, नेपाली आदि भाषा किसमें लिखी जाती है? देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। 22 नंबर में मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? तो मनुष्य नहीं चाहता है कि बर्बर युग की कोई निशानी उसमें ना ही रहे, इसलिए मनुष्य बार बार अपने नाखून को क्या करता है? काटता है। मनुष्य नहीं चाहता है कि हम उसी जमाने में जिए, हम प्राचीन काल वाले जमाने में जिए, इसलिए मनुष्य जो क्या करता है? नाखून को बार बार काटता है। शानदार लबाद किसका गिर जाएगा और क्यों? तो देखिए, शानदार लबादार भगवान का गिर जाएगा। भक्त अगर भगवान के प्रति अपनी भावना कम कर दे तो भगवान लिए ये घातक हो सकता है। अगर भक्त अगर भगवान के प्रति भावना कम कर देगा तो ये भक्त के लिए क्या, भगवान के लिए घातक हो सकता है। विराट सत्य की उपाधि धारण करने वाले भगवान भक्त के कारण ही प्रतिष्ठित है। मतलब इतना बड़ा सत्य धारण करने वाला, इतना बड़ा विराजमान होने वाले भगवान जो भी है वो किस पे आधारित है? भक्त पे आधारित है। भक्त के अनदेखी करने वाले भगवान के ही अपनी सत्ता से विमुख हो जाएगा। भक्त ही भगवान की परम सत्ता पर स्थापित करता है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि भक्त पर ही क्या है? भगवान निर्भर रहता है। अगर मान लिया जाए कि भगवान भक्त को हटा दिया जाए तो भगवान का कोई भी अस्तित्व नहीं रह पाएगा। फिर है बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? संक्षिप्त में परिचय देना है। तो बिरजू महाराज के जो गुरु थे उनके पिताजी थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी थे। बिरजू महाराज ने स्वयं को अपने पिता का शिष्य स्वीकार किया। बिरजू महाराज जो है अपने पिता को ही शिष्य स्वीकार किए। बिरजू महाराज कहते हैं कि बाबूजी जहां भी जाते थे मुझे साथ ले जाते थे। बिरजू महाराज अपने कहानी में बोलते हैं कि बाबूजी जहां भी जाते थे हमको साथ ले जाते थे, और जहां आयोजनों में नृत्य करना होता था वह बाबूजी पहले हमको मौका देते थे। जहां जहां भी आयोजन होता था, नृत्य करने की अगर जरूरत होता था तो सबसे पहले मौका किसको मिलता था? बिरजू महाराज को मिलता था। बिरजू महाराज के पिताजी एक प्रख्यात नर्तक थे। उन्होंने 22 वर्षों तक रामपुर के नवाब के यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन किया। 54 वर्ष की अवस्था में लू लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 22 साल तक के नृत्य में रहा और नृत्य कला में करते रहा, प्रदर्शित कर रहा, लेकिन 54 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गया लू लगने की वजह से। हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहता हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हिरोशिमा कविता में मानव द्वारा रचित सूरज परमाणु बम, कहता हिरोशिमा कविता में मानव द्वारा रचित सूरज परमाणु बम, यह जानते हुए कि कुछ भी इसके विस्फोटक से भयंकर संहार होगा, लेकिन फिर भी मनुष्य ने यह काम किया। मानव द्वारा बनाया गया सूरज मानव से ही वाष्प बनाकर चाट कर गया। इसी प्रकार के आधुनिक हथियार बनाने वाला विश्व में होड़ लगी है जो मानव जीवन के लिए खतरा है। कहता हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हिरोशिमा कविता जो है हिरोशिमा स्थान से ही लिया गया। इससे पता चलता है कि मनुष्य जो भी चीज़ें कर रही है उसके लिए घातक हो रहा है। जितना सुविधा बना रहा है, जितना वो चाह रहा है कि हम साधन उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए उतना ही क्या होते जा रहा है? घातक होते जा रहा है। पहले मान लिया कि घोड़ा नहीं था, या उसके बाद क्या, घोड़ा के बाद आया मोटरसाइकिल आ गया, 4 व्हीलर आ गया, या बोल सकते एरोप्लेन आ गया, फिर उसके बाद भी कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो गए। तो देखो कि आज जितना संसाधन उपलब्ध हो रहा है खतरनाक उतना ही हमारे लिए ज़्यादा साबित हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था कि लोग के कहीं भी जाना है तो पैदल जाना है, फिर लोग क्या करने लगे, घोड़ा या गधा ऐसे चीज जानवरों की सहायता लेने लगे। तो थोड़ा सा भय बना कि जानवर कहीं मार देगा, पलट देगा, ले आकर के गिर जाएगा तो जिससे मृत्यु हो सकता है। थोड़ा सा फिर बाइक ऊपर आया, इलेक्ट्रिक चीज हो गया, फिर इसमें भी मरने का और डर बन गया। तो इस प्रकार एरोप्लेन आ गया, हो सकता है ऊपर में ही ब्लास्ट कर जाए। तो जितना हम लोग के संसाधन मिल रहा है उतना ही मनुष्य के लिए क्या उत्पन्न हो रहा है? खतरा उत्पन्न हो रहा है।
26 नंबर वाले प्रश्न कह रहा है कि लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। कह रहा है कि जब मनुष्य जंगली था तब उसे नाखून की आवश्यकता थी। कह रहा है जब मनुष्य जंगली था तो उसकी किसकी आवश्यकता होती थी? नाखून की आवश्यकता होती थी। तब उसे नाखून की आवश्यकता होती थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ही जरूरी था। मतलब अपने जिंदगी को रक्षा करने के लिए, खतरनाक जानवरों से लड़ने के लिए उनमें नाखून के काफी जरूरत था। असल में नाखून ही मनुष्य का अस्त्र, जो भी हथियार था मुख्य रूप से वह नाखून ही था। उन दिनों उसे नाखून के लिए जूझना पड़ता था। प्रतिबंधिता को पछाड़ने में नाखून काम आता था। उस समय नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। मतलब किसी को मान ली पाछना है, किसी को मारना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो बड़ा हथियार था वो क्या होता था? नाखून ही होता था। तो इसलिए नाखून पहले के जमाना में जरूरत था, जिस समय मनुष्य जंगल जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन अब नाखून की आवश्यकता नहीं है। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? किन कारण से बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया? बहादुर की सेवा भाव से परिवार के सभी लोग प्रसन्न थे। बहादुर जो सेवा करता था, जो काम करता था, उसके मेहनत से घर के सभी लोग प्रसन्न थे, खुश थे। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ बुरा बर्ताव होने लगा। मतलब लोग उसके साथ गलत व्यवहार करने लगे। यहाँ तक के घर के सभी लोग उसे कटी बातें सुनाने लगे। मतलब जिस प्रकार से अवहेलना करना शुरू कर दिया, जे मन होता से उसको नौकर समझ के बोलने लगा। गाली गलौज मारपीट पर लोग उतर गए उनके घर वाले। एक दिन चोरी का आरोप लगा करके महोदय ने भी उसे हाथ छोड़ा दिया। बहादुर इसी बात से आहत होकर लेखक का घर छोड़ करके चला जाता है। 28 नंबर का प्रश्न है, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी है? कहता है सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो उसमें दिशा होती है। सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है उसमें क्या हो रही है? दिशा होती है। एक क्षेत्र होता है और एक छाया की दिशा होती है। लेकिन जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया था तो उससे निकलने वाली प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गई। इससे लाखों आदमी वाष्प बनकर उड़ गया, लेकिन छाया भी नहीं बन पाई थी। तो छाया दिशाहीन सब है, आखिर क्यों और कैसे पड़े? इस उदाहरण पर तो हिरोशिमा वाला से लिया गया कि हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम एक बार गिराया गया था, उसी से आपको एक चैप्टर इसमें डाला गया है। अब है नागरी लिपि कब और सार्वदेशिक लिपि थी कैसे? तो ये प्रश्न हम ऊपर बता दिए हैं। मंगू को अस्पताल ले जाने से उस समय मां की स्थिति कैसी थी? अस्पताल ले जाने के पूर्व की रात मां को नींद नहीं आई थी। जब मंगू को उसकी मां अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी तब मां को जो है से रात भर नींद नहीं आया था। उसे ले करके घर से निकलने लगी तो लगा कि ब्रह्मांड का भार उस पर आ गया। जब बेटी को लेकर के मां अस्पताल निकलने लगी तो लगा कि पूरा ब्रह्मांड जो है किस पे? माँ पे आ गया और आंखों से सावन भादो शुरू हो गया। मतलब रोना करना शुरू कर दी उसकी माँ। इस प्रकार से स्थिति मंगू के पीछे बन गया था। तो ये 30 प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। शुरू से हम प्रश्न को लगा देते हैं। पहले अब हिंदी वाला लगेगा। स्टॉप कर दो बाबू।